मुझे शादी नहीं करनी। आज सुरेखा बहुत उदास थी। होती भी क्यों नहीं, जिसे इतना चाहा उसने धोखा दे दिया था। सुरेखा ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गई। बार बार उसके कानों में नीरज की बातें गूंज रही थी। कितनी आसानी से कह दिया था नीरज ने कि वह निहारिका से प्यार करने लगा है। सुरेखा ने तड़प कर पूछा था, यही बात तुम मुझसे कुछ दिन पहले कहा करते थे ना नीरज, कि अब क्या हो गया? मुझसे मन भर गया? ऐसा कुछ नहीं सुरेखा, पसंद मुझे तुम भी हो, मगर यदि मेरे पास दो ऑप्शन हो, एक निहारिका और दूसरी तुम, तो जाहिर है कि मैं निहारिका को ही चुनूंगा। यह बात तुम भी समझ सकती हो। निहारिका एक अविवाहित और स्मार्ट लड़की है, जबकि तुम विधवा हो। फिर मैं उसे पसंद क्यों ना करूं? हकीकत को समझो प्लीज़। सच स्वीकार करो सुरेखा। अगर मैं तुम्हें प्यार करता हूं तो इसका एहसान मानो। नीरज ने बेशर्मी के साथ कहा। ठीक है नीरज, आज से इस एहसान को अपने पास रखना प्लीज़। मेरी तरफ देखना भी मत, कोई फ़ोन मत करना। आज से मेरा और तुम्हारा कोई नात नहीं है। गुड बाय कहकर सुरेखा चली आई। उसके मन में तूफान उठ रहा था। अगर वह विधवा है, उसके पति नीले की आकस्मिक मौत हो गई, तो इसमें उसकी क्या गलती है? क्या उसे किसी पुरुष का सच्चा प्यार हासिल नहीं हो सकता? क्या कोई उसका हमसफ़र नहीं बन सकता? अपनी ज़िंदगी में एक पुरुष की कमी वह बहुत शिद्दत से महसूस करती थी। बच्चों के भरोसे ज़िंदगी कैसे जी जा सकती? आखिर उनकी शादी होगी और वह भी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे। फिर कौन देखेगा उसे? एक टीस उसके मन को हमेशा सालती रहती थी। निलय से सुरेखा की शादी करीब 15 साल पहले हुई थी। निलय एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और सुरेखा से बहुत प्यार करते था। सुरेखा की ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। दो प्यारे प्यारे बच्चे भी हुए। बेटा सुजय जो अब 14 साल का था और बेटी शिवानी जो 12 साल की हो गई थी। शादी के 10 साल बाद ही अचानक निलय की मौत हो गई। उस वक्त बच्चे छोटे थे। निलय की मौत के बाद करीब 1-1.5 साल सुरेखा को खुद को संभालने में लगी। वह ज़्यादातर वक्त निलय की यादों में खोई रहती थी। बाकी समय बच्चों को संभालने में गुजर जाता था। फिर धीरे धीरे बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त होने लगे। तब उसे कसक सी महसूस होने लगी। उसे लगता जैसे उसे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। जिंदगी में एक पुरुष की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी थी। उसी दौरान शुभांकर नाम का टीचर उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए आने लगा। शुभांकर काफ़ी खुशमिजाज इंसान था। जाने अनजाने सुरेखा की आंखें उससे टकराने लगी। आंखों आंखों में कहानी आगे बढ़ने लगी। सुरेखा शुभांकर के लिए चाय नाश्ता लेकर जाती और फिर वहीं पास में बैठकर बच्चों की पढ़ाई देखने के बहाने शुभांकर को देखती रहती। धीरे धीरे दोनों के बीच हंसी मजाक भी होने लगा। अब सुरेखा को जिंदगी में खुशियों की एक नई वजह मिल गई थी। अभी अभी सुरेखा ने सपने देखने शुरू ही किए थे कि बच्चे विलेन बनकर सामने आ गए। मम्मा, मैं शुभांकर सर से अब नहीं पढ़ना, दोनों बच्चों ने एक स्वर में कहा। ऐसा क्यों? सुरेखा ने चौंक कर पूछा। क्योंकि पढ़ाते कम है और आपसे बातें ज़्यादा करते हैं। अरे बेटा, ये उनके पढ़ाने का तरीका है। तुम लोगों को काम देने के बाद मुझसे बात करते हैं ना, फिर इसमें समस्या क्या है? सुरेखा ने पूछा। मम्मा, वो टीचर है तो पढ़ाना ही उनका काम है ना कि गप्पे मारना। और फिर हमें वह अच्छे भी नहीं लगते, पर मुझे तो अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर शुभांकर सर तुम्हारे पापा बन जाएं तो क्या वे तुम्हें अच्छे लगने लगेंगे? सुरेखा ने घुमाकर बड़ी सावधानी से अपनी मन की बात कही और बच्चों का दिल टटोलना चाहा। वो एकदम से भड़क उठे। कभी नहीं मम्मी, सोचना भी मत। हमें शुभांकर सर जैसा पापा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कभी नहीं। पर ऐसा क्यों? क्या कमी है उनमें? इतने खुशमिजाज हैं, हमेशा हंसाते रहते हैं। तुम लोगों को पढ़ा भी दिया करेंगे, पैसे इन्हें भी नहीं देने पड़ेंगे। सुरेखा ने समझाना चाहा। क्या मम्मा, आप हमें बच्चे समझते हो? अब हम नासमझ नहीं हैं, सब समझ में आता है मम्मा। आप हमें बहलाने की कोशिश ना करो। हमें शुभांकर सर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप उनके प्यार में हो तो आप को कोई कमी नहीं लग रही, पर मुझसे पूछो, ना उठने बैठने का ढंग, ना कपड़े पहनने का तरीका, अजीब से लटके झटके से आते हैं और आपको अच्छे लगते हैं। दोस्तों के बीच हमारी नाक कट जाएगी मम्मी। लोग हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे कि टीचर ही पापा बन गया। नहीं मम्मी, तुम सोचना भी मत, कभी नहीं, वरना हम बात नहीं करेंगे आपसे।
आपको पता नहीं, स्कूल में बच्चे जक्की सर कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। सुजय ने आवाज़ में कहा। बेटे की बात सुनकर सुरेखा कुछ कह न सकी। उसे सच में पता नहीं था कि उसके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। इस घटने के बाद उसने शुभांकर के बारे में सोचना छोड़ दिया। शुभांकर के अलावा सुरेखा की ज़िंदगी में रवीश भी आया था। रवीश निलय का कुलीग था और अक्सर सुरेखा का हालचाल पूछने के बहाने मिलने चला आता था। शुरू में वह अक्सर ग्रेजुएटी और पीएफ आदि के डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में उससे मिलने आता था। धीरे धीरे रवीश सुरेखा को अच्छा लगने लगा। रवीश भले ही शादीशुदा था, मगर कहते हैं ना कि जब किसी पर दिल आ जाता है तो फिर इंसान कोई भी परवाह नहीं करता। यही हाल सुरेखा का भी था। उसका साथ पाकर सुरेखा खुद को सुरक्षित और खुश महसूस करती थी। इसलिए वह भी अब रवीश को बहाने बहाने से बुलाने लगी थी, कभी शॉपिंग करने के लिए तो कभी किसी और काम के लिए। वह रवीश को याद करती। सास भी कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि सुरेखा का दुख बहुत ज़्यादा था और रवीश की संगत से यह दुख कुछ कम होने लगा था। उस वक्त बच्चे भी छोटे थे। धीरे धीरे दोनों के बीच का आकर्षण बढ़ने लगा। अब वे काम के अलावा भी सिर्फ मिलने के लिए बाहर जाने लगे। अक्सर छिप कर भी मिलने लगे। एक समय ऐसे भी आया जब रवीश अपनी बीवी को तलाक देकर सुरेखा से शादी करने को तैयार था। सुरेखा ने दबी जबान से सास को इन्फॉर्म किया कि रवीश से शादी कर उसे अपना हमसफर बनाना चाहती है। सास एकदम से बिगड़ गई और बोली, नहीं बहू, उसकी जाति अलग है, कहाँ वह बड़ी और कहाँ हम राजपूत। यह बात सोचना भी मत कि कभी मैं तेरी शादी उसको करवाने की सोच सकती हूँ। अपनी जाति में तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिलता है तो भले ही सोचा जा सकता है, और फिर वह विवाहित भी है, इसलिए उसकी तरफ से अपने मन को बिल्कुल हटा लो। सुरेखा ने उस समय भी सास की बात मानकर रवीश से किनारा कर लिया था। इस बीच सुरेखा के घर के सामने वाले एक फ्लैट में एक नया परिवार आया था। बड़े माँ बाप के अलावा घर में एक प्रौढ़ और 12 साल की एक लड़की थी। सुरेखा का समझते देर नहीं लगी। वह प्रौढ़ अपनी बेटी और माँ बाप के साथ रहने आया है। दोनों के ही मकान फर्स्ट फ्लोर पर थे। घर की सफाई आदि करते बरबस ही उसकी नज़रें सामने के घर की तरफ उड़ जाती थी। प्रौढ़ व्यक्ति कभी किचन में खाना बना होता तो कभी फ़ोन पर बातें करता। वह बालकनी तक आ जाता। एक दिन मौका मिलने पर सुरेखा ने उससे बात शुरू की। उसने बताया कि वह विदुर है, पत्नी की एक हादसे में मौत हो गई थी। उसने अपना नाम प्रताप चंद्र बताया। अब सुरेखा अक्सर उससे बातें करने लगी थी। कई बार जब वह घर में कुछ नया बनाती तो प्रताप को घर दे आती। प्रताप भी कोई न कोई रेसिपी सीखने के बहाने उसके घर आने लगा। अक्सर वो बालकनी में खड़े होकर एक दूसरे से दुनिया जहान की बातें करते। प्रताप काफ़ी इंटेलिजेंट था। वह पेशे से इंजीनियर था, मगर उसका सामान्य ज्ञान भी कमाल का था। कितनी ही रोचक बातें सुनाकर वो सुरेखा का मन लगाया रखता था। प्रताप की बेटी अक्सर उसके घर खेलने आने लगी। दोनों परिवारों के बीच मेलजोल बढ़ा तो साथ में घूमने जाने लगे। प्रताप और सुरेखा भी एक दूसरे के करीब आने लगे थे। तब एक दिन सुरेखा ने अपने मन की बात सास को बताई। माँ, कैसे हो? यदि मैं प्रतीप से शादी कर लूँ? बेटा भी यह बात काफ़ी समय से सोच रही हूँ, मगर एक ही शंका है मन में। वह क्या माँ जी? देख बेटा, शादी ब्याह के मामले में कुंडलियाँ देखनी ज़रूरी होती है, खासकर तब जबकि उसकी बीवी इस हादसे में मौत हुई है। मैं एक बार उसकी कुंडली देखकर दिल की तसल्ली करना चाहती हूँ। सास ने कहा, ठीक है माँ जी। अगले दिन वह प्रताप की कुंडली ले आई। सास ने मेरे पंडित को कुंडली दिखाई और फिर रिश्ते के लिए साफ मना करती हुई बोली, बहू, पंडित जी बता रहे हैं कि प्रताप की कुंडली बहुत गहरा दोष है। उसे पत्नी सुख नहीं लिखा है। बेटा, मैं नहीं चाहती कि उससे शादी कर उसकी पत्नी की ही तरह कहीं तू भी। नहीं बहू, फिर इन बच्चों का क्या होगा? पर माँ, आज के समय में ये सब बातें कौन मानता है? मैं मानती हूँ, तो इस शादी को सोचना भी मत। सास ने एक बार फिर अपना फैसला सुना दिया। सास का दबाव डालने पर सुरेखा ने प्रताप से शादी का विचार त्याग दिया। प्रताप को सुरेखा के इस फैसले से बहुत धक्का लगा। उसने मेलजोल काफ़ी कम कर दिया और 2 माह के अंदर ही किसी और से शादी भी कर ली। वह चैन से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा और इधर सुरेखा एक बार फिर अकेली रह गई। इस बात को कई साल हो गए। सुरेखा के दिल में एक पुरुष के साथ की जो चाहती वह एकदम तोड़ चुकी थी। रही सही कसर आज नीरज ने पूरी कर दी थी। नीरज उसकी फ्रेंड का कजिन था। फ्रेंड ने उसे नीरज से मिलवाया था। नीरज की पत्नी शादी के 5-6 महीने बाद ही किसी और के साथ भाग गई थी और वह अकेला रह गया था। उसे भी पार्टनर की तलाश थी।
इसलिए सुरेखा के साथ उसकी ट्यूनिंग अच्छी बैठने लगी थी। वह नीरज के साथ 1-2 बार फिल्म देखने भी जा चुकी थी। दोनों घंटों प्यार की बातें करते। इस बार सुरेखा ने तय किया था कि वह सीधा शादी करके घर वालों को बताएगी, पर इसकी नौबत ही नहीं आ सकी। इससे पहले दोनों के बीच में निहारिका का नाम की एक स्टाइलिश सी लड़की एंट्री मारी और नीरज को चुरा लिया। नीरज ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि वह निहारिका को चुनेगा, उसे नहीं, क्योंकि वह एक विधवा है, जबकि निहारिका खूबसूरत अविवाहित लड़की है। अचानक सुरेखा फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर तक रोती रही। उसे महसूस हो रहा था जैसे अकेला रहने उसकी नियति बन चुकी है। बच्चों और सास को समझाने बुझाने से वह थोड़ा शांत हुई और नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी, मगर उसके चेहरे की हंसी पूरी तरह गायब हो गई थी। एक उदासी उसके चेहरे पर हमेशा पसरी रहती। वह डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। अक्सर कमरा बंद कर खामोशी बैठे रहती। बच्चे माँ की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहे थे। सास भी यह बात समझ रही थी कि यदि समय रहते सही फैसला ले लिया होता और उसे पूर्ण व्यय कर लेना दिया होता तो आज उसकी हालत नहीं होती। मगर अब वो केवल पछता सकते थे, क्योंकि सुरेखा ने अपनी हंसी और खुशियों से हमेशा के लिए दूरी बना ली थी। एक दिन सास ने प्यार से उसका माथा सहलाते हुए कहा, चल बहू, ठीक से तैयार हो जा, तुझे किसी से मिलवाना है। किससे माँ जी? उदास स्वर में सुरेखा ने पूछा। मेरी सहेली का भतीजा है, उसकी भी बीवी मर चुकी है। तेरी शादी की बात चलाई है उससे। बहुत अच्छा लड़का है, केवल विदुर या अच्छा होना ही काफ़ी नहीं। माँ आपने उसकी कुंडली देखी, 36 गुण मिला लिए और उसकी जाति देखी। आपने बच्चों से पूछा, बच्चे मना तो नहीं कर रहे और पंडित जी ने कोई दोस्त तो नहीं बताया। फिर यह भी तो सोचो कि लोग क्या कहेंगे। माँ जी आप जानती हो ना, मेरी शादी से पहले सैकड़ों सवाल आगे आ जाते हैं। उनके जवाब ढूंढते ढूंढते मैं थक चुकी हूँ। मुझे शादी नहीं करनी। सुना माँ जी, मुझे नहीं करनी शादी। मेरी ज़िंदगी में अकेले रहना लिखा है। तभी तो कितने ही पुरुष मेरी ज़िंदगी में आए, मगर हर बार कोई ना कोई सवाल सामने आता रहा और मेरा सपना टूटता रहा। मेरी ज़िंदगी को सूना करता रहा। अब मुझे इस झांसे में नहीं आना, नहीं करनी मुझे शादी। बस बहुत हो गया, प्लीज़ अकेला छोड़ दो मुझे। कहते कहते सुरेखा फूट फूट कर रोने पड़ी। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।